डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट, आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जो कि तकरीबन एलिप्टिकल है, हम उसको सर्कुलर ही बताते हैं समझाने के लिए। तो कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द क्यों घूम रही है? कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि हमारी ज़मीन को सूरज के गिर्द घूमने पे मजबूर कर रही है? इसी तरह डिफरेंट सैटेलाइट्स हमारी ज़मीन के गिर्द घूमते हैं, तो हमारी ज़मीन के गिर्द क्यों घूमते हैं? उनको घुमाने वाली जो फोर्स है वो बेसिकली कौन सी फोर्स है? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही होती हैं, जिस तरह इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो स्टूडेंट, मैं आज के लेक्चर में आपको ये बताऊंगा कि वो कौन सी फोर्स है जो कि बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में रहने पर मजबूर करती है। उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal force is a necessary force which bend a straight line moving body into circular path। अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही होगी और मैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दूंगा तो बॉडी फौरन से सर्कल में रिवॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और जब तक मैं उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहूँगा वो सर्कल में मूव करती रहेगी। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखते हैं। द नेसेसरी force required to bend a straight line moving body into सर्कुलर पाथ, या स्ट्रेट लाइन मोशन वाली बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने वाली फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो ये वाली जो फिगर है ये आपकी बुक में बनी है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो एक पर्सन एक बॉल को उसने रस्सी से बांधा एक पर्सन ने, और वो उसको एक सर्कल में घुमा रहा है। तो जब तक वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देता रहेगा ये बॉल सर्कल में घूमती रहेगी, और जिस तरह ही उसने सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद की तो ये बॉल इस सर्कल से बाहर निकल जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट, जो हमारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, बेसिकली यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है, और जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं तो उनको सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स दे रही है बेसिकली रस्सी की टेंशन। रस्सी की टेंशन क्या होती है ये अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। इस तरह जब आप किसी भी सर्कुलर पाथ में गाड़ी को एक सर्कुलर राउंड अबाउट पे उसको टर्न कर रहे होते हैं तो उस वक्त सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है फ्रिक्शन। हम इन सारी एग्जाम्पल को अपने लेक्चर का पार्ट बनाएंगे, लेकिन आगे जाने से पहले स्टूडेंट हम ये बात अच्छी तरह हमें जाननी पड़ेगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होती है। स्टूडेंट देखें, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी डायरेक्शन भी अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको मैं FC से शो करता हूं, इज ऑलवेज टूवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग रेडियस के अलोंग होती है और टूवर्ड सेंटर होती है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो यहाँ पर F अंदर की तरफ है, मतलब जब भी बॉडी सर्कल से बाहर निकलना चाहती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का इन्फ्लुएंस उसको सर्कल के सेंटर की तरफ खींचता है, तो वो बाहर नहीं जाती बल्कि उसी सर्कल में रिवॉल्व करती रहती है। अगर यही पर्सन इस बॉल को स्ट्रेट सर्कुलर पाथ में घुमाता हुआ छोड़ देगा तो बॉडी किसी भी स्ट्रेट लाइन मूविंग पार्ट में निकल जाएगी, क्योंकि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है कि जैसे ही आप बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन छोड़कर स्ट्रेट लाइन मोशन में आ जाएगी। अब स्टूडेंट, हम यहाँ पर एंटस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इसके फॉर्मूले और उसकी एप्लीकेशन देखते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको याद हो तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r।
स्टूडेंट अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बॉडी के मास पर डिपेंड करती है। अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r, अगर बॉडी का मास कांस्टेंट हो, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी के किस पर डिपेंड करती है, मास पे, उसके इनर्शिया पे। एक सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है v² पे, लेकिन ये v² के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब है अगर बॉडी का r कांस्टेंट हो और m कांस्टेंट हो। और इसी में अगर आप तीसरी बात देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जिस सर्कल में वो रिवॉल्व करे उसके रेडियस के इन्वर्स होती है। लेकिन स्टूडेंट ये तब होगा जब v कांस्टेंट हो, मतलब ये तब अप्लाई होगा व्हेन स्पीड इज़ कांस्टेंट। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r है। अगर मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को यहाँ पे लिखूँ, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन कॉज होगी उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसकी डायरेक्शन भी एग्जैक्टली अलोंग रेडियस होगी टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास v²r। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो भी r के इन्वर्स है अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो। ठीक है। और अगर r कांस्टेंट हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v² के डायरेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर मैं इन्हीं दोनों फॉर्मूलों को एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूं, अगर आपको याद हो तो लीनियर से एंगुलर वेलोसिटी में जाने का फॉर्मूला v = r ओमेगा। जब मैं यहाँ पर v की जगह r ओमेगा पुट करूँगा तो r² ओमेगा², एक r से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एंगुलर फॉर्म आएगी वो आएगी mr ओमेगा²। ओके। अगर आप इस रिलेशन को देखें तो अभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स मास के डायरेक्ट है, लेकिन स्टूडेंट और अगर आप ध्यान से देखें तो सेंट्रीपिटल फोर्स एंगुलर स्पीड ओमेगा² के डायरेक्ट है, लेकिन अगर r कांस्टेंट हो। लेकिन इस एक्सप्रेशन में आपको ये बात समझ आ रही है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो आप मुझे कहेंगे कि सर कभी आप कहते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स r के इन्वर्स है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स r के डायरेक्ट है। तो स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स r के डायरेक्ट कब होगी, जब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगी। यहाँ पर लीनियर स्पीड कांस्टेंट थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स r के इन्वर्स थी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अगर ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट हो, इफ ओमेगा इज कांस्टेंट। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इसमें कन्वर्ट करें तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v की जगह जब आप r ओमेगा लेंगे और इसका सारे का स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा r ओमेगा सारे का होल स्क्वायर। तो इसी रिस्पेक्ट से जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो भी r के डायरेक्ट है अगर ओमेगा कांस्टेंट हो, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा² के डायरेक्ट है अगर r कांस्टेंट हो। और स्टूडेंट याद रखिएगा दोनों की डायरेक्शन जो हैं वो टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल हैं अलोंग रेडियस। अगर मैं इसको वेक्टोरली रिप्रेजेंट करूं सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आएगा डेट इज़ mv²/r, और यहाँ पर हमारे पास आएगा -r, ये एरो का सिंबल, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी mv²/r इसकी मैग्नीट्यूड है, और ये -r यहाँ पर क्या शो कर रहा है स्टूडेंट, अगर आप देखें इस फिगर के अकॉर्डिंग तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ है, जबकि पोजीशन वेक्टर अगर आपको याद हो चैप्टर 2 में तो वो सेंटर से बाहर की तरफ होता है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर से सेंटर की तरफ है। तो इसकी डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट है। तो ये यहाँ पर -r यही शो कर रहा है कि इट इज़ नॉट अवे फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ टूवर्ड्स द सेंटर। ओके। इसी तरह अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर भी -r आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स के इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हम इस फॉर्मूले को mv²/r को अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा m²v²। और आपको पता है कि जो mv है वो मोमेंटम के इक्वल है, मोमेंटम को स्मॉल p से शो करते हैं। तो यहाँ से हम सेंट्रीपिटल फोर्स में और मोमेंटम में रिलेशन फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसी सेंट्रीपिटल फोर्स के दूसरे एक्सप्रेशन को देखें जो किसके इक्वल है, आप बोलेंगे सर वो इक्वल है mr ओमेगा² के। ओके। और ओमेगा हमारे पास फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन
एक अगर रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर आ जाएगी एम आर ओमेगा, ओमेगा की जगह आ जाएगा 2 पाई बाय कैपिटल टी और सारे का होल स्क्वायर। ओके, ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का टाइम पीरियड से रिलेशन बना लिया फॉर वन रेवोल्यूशन, क्योंकि एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कहलाता है। अगर इसी को मैं फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा एम आर 4 पाई स्क्वायर। ओके, और ये 1 बाय टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर। तो यहाँ से आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का एफ स्क्वायर से भी रिलेशन बना लिया। तो स्टूडेंट हमने कई ऐसे एक्सप्रेशन देखे जिसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफरेंट क्वांटिटी से रिलेट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट इसी को अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास हमारी बुक जो सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल देती है वो एक हॉरिजॉन्टल सर्कल की देती है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है। अगर आप इस फिगर को भी ध्यान से देखें, जो सेकंड वाली फिगर आ रही है इसमें भी सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टूवर्ड सेंटर है। लेट अस सपोज अगर ए पॉइंट के ऊपर मैं बॉडी को सेंट्रीपिटल फोर्स देना बंद कर दूं तो बॉडी ए से बी अगर आप देखें तो अलोंग टेंजेंट वो बाहर निकल जाएगी। तो स्टूडेंट अब हम कुछ बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की, और हम ये देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल सर्कल के अंदर इन हॉरिजॉन्टल सर्कल अगर आप देखें तो इस ऊपर वाली फिगर में बेसिकली आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है। जिस तरह अक्सर आपने सीलिंग फैन को देखा होगा, उसमें बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में होती है, वर्टिकल सर्कल यूं होता है इस तरह का। हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो आपने कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, उसमें नंबर 1 जो टेंशन इन स्ट्रिंग है वो हमेशा सेम रहती है। आप बोलेंगे सर टेंशन का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट टेंशन का मतलब है बेसिकली रस्सी के अंदर तनाव। अगर आप इस बॉल को देखें जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अगर मैं इस बॉल को एक सर्कल में घुमाता हूँ, ये देखें, अगर इस बॉल को मैं एक सर्कल में घुमाता हूँ तो ये बेसिकली मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना रहा हूँ। अगर ये बॉल इस तरह घूम रही है, लेकिन अगर यही बॉल इस तरह घूमे तो ये बेसिकली एक वर्टिकल सर्कल बन रहा है। ओके, तो जब मैं बॉल को एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाता हूँ, ये देखें स्टूडेंट, जब मैं इसको एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाता हूँ तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो हर वक्त जो रस्सी के अंदर तनाव है वो हर पॉइंट पे सेम होगा। देखें, जब बॉल एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही होगी इस तरह, तो हर वक्त जो रस्सी के अंदर टेंशन है, रस्सी के अंदर तनाव है, वो हर जगह पर एक जैसा होगा। और यहाँ पर जो रस्सी का स्ट्रेंथ है वो बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। अगर रस्सी टूट जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स की बॉडी को नहीं मिलेगी और बॉडी जो है वो अलोंग द टेंजेंट कहीं भी बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन हॉरिजॉन्टल सर्कल हमारे पास जो है वो टेंशन की वैल्यू सेम रहती है हर पॉइंट के ऊपर, और टेंशन की वैल्यू हम फाइंड करते हैं mv²/r से, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो टेंशन है बेसिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड ही टेंशन कर रही है। और साथ ही साथ स्टूडेंट आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पर बॉल की मूव करने की स्पीड एक जैसी होती है, क्योंकि बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करे। जिस तरह मैंने आपको सीलिंग फैन की भी एग्जांपल दी, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में जो स्पीड है वो सेम रहती है। ये हमारी बुक की लाइन है, लेकिन स्टूडेंट याद रखिएगा स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं रहती, क्योंकि हर पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो वेरी करेगा। मतलब अगर आप इस फिगर को देखें तो इस फिगर में जब भी मैं बॉल को अगर टॉप मोस्ट पोजीशन से या किसी भी पोजीशन से अगर मैं बॉल को छोड़ूंगा तो बॉल अलोंग टेंजेंट, अगर बॉल यहाँ पर है तो अलोंग टेंजेंट इधर आएगी, अगर यहाँ पर है तो अलोंग टेंजेंट इधर आ जाएगी। तो वी स्पीड तो सेम रहती है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं रहती, क्योंकि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन हर वक्त चेंज हो रही होती है। स्टूडेंट अगर वेलोसिटी सेम नहीं रहती तो मोमेंटम में भी वेलोसिटी आती है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी के चेंज होने से डायरेक्शन की वजह से मोमेंटम भी सेम नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्पीड सेम रहेगी तो हर पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। और यही वजह है स्टूडेंट के जब भी मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करूँगा तो याद रखिएगा, या कोई भी वर्क डन ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे कि सर सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क डन 0 क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर है, और अगर मैं किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट हमेशा एफ के परपेंडिकुलर होगा। मैं किसी भी पॉइंट पर अगर ड्रॉ करूँ, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरफ है
और अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी ड्रॉ करूं तो वो इस तरफ आएगी। तो हर पॉइंट पर एफ में और वी परपेंडिकुलर है, और अगर आपको वर्क का फॉर्मूला याद हो एफ डी कॉस थीटा, और जब थीटा 90 होगा तो वर्क 0 होगा। सो सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क। आप ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ बॉडी को डिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में आ रही थी इन हॉरिजॉन्टल मोशन, तो आपने जैसे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स दी तो उसी स्पीड से वो सर्कल में मूव करना शुरू हो गई। अब स्टूडेंट आपको इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के बारे में भी दो बातें याद होनी चाहिए कि आया कि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स आपको बताता चलूँ। अगर तो बॉडी होगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, इन यूनिफॉर्म मोशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की एग्जांपल दे रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगी तो इस केस में स्पीड भी सेम रहेगी, v भी सेम रहेगी, और एंगुलर स्पीड भी सेम रहेगी। अगर v सेम रहेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगी, अगर ओमेगा सेम होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन भी होगा तो हर वक्त टेंजेंट जो है, टेंजेंट बेसिकली मतलब बॉडी, ये वाला जो वेलोसिटी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, ये तो हर वक्त वेरी हो रही होगी, तो वेलोसिटी सेम नहीं होगी और मोमेंटम की वैल्यू भी सेम नहीं होगी। लेकिन स्टूडेंट आपने याद रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v स्क्वायर पर डिपेंड करी और v सेम है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 क्यों है? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v 0 होगा अगर v सेम होगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी। स्टूडेंट अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कल की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जब हम बात करेंगे तो उसमें मतलब मैं अगर उसी रस्सी से एक बॉल को घुमाता हूँ, कभी स्लो कर दूँ कभी तेज़ कर दूँ, तो स्टूडेंट ना तो v सेम रहेगा इस केस में, ना तो v सेम रहेगा, ना ओमेगा सेम रहेगा। ठीक है, और इस केस में बॉडी के पास 3 एक्सेलरेशन होंगी और वो तीनों टेंजेंशियल होगी, वो भी नॉन ज़ीरो होगी, और जो एंगुलर स्पीड से एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी नॉन ज़ीरो होगी, वेलोसिटी और मोमेंटम भी सेम नहीं रहेंगे, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मौजूद होगी जो कि v स्क्वायर बाय r के। डियर स्टूडेंट जैसा कि आप लोगों ने देखा सेंट्रीपिटल फोर्स का जो हमने फॉर्मूला प्रूव किया वो था mv स्क्वायर ओवर r। स्टूडेंट जब मैंने इसको मोमेंटम की फॉर्म में लिखना था तो मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया कि हम इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करेंगे। जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करूंगा तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर आ जाएगा हमारे पास rm। अब आप लोगों को अच्छी तरह पता है ये mv तो मोमेंटम के इक्वल है, तो यहाँ पर मैं इसको mv सारे का होल स्क्वायर कह दूंगा, डिवाइड पे आ जाएगा rm। और mv किसके इक्वल है? आप बोलेंगे सर mv तो मोमेंटम के इक्वल है, तो हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगी वो बनेगी r स्क्वायर ओवर p स्क्वायर ओवर rm। ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन बन जाएगा मोमेंटम के साथ। तो जो अभी मैंने आपको लेक्चर दिया उसमें मैंने आप इस p के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाया। ठीक है, तो आपने याद रखना है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसका मोमेंटम के स्क्वायर के साथ रिलेशन होगा अगर बॉडी का रेडियस और बॉडी का मास क्या हो, कांस्टेंट हो। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एमसीक्यूज को देखते हैं। आपके सामने एक स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू है, a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of particle. The motion take place in a plane. It followed that its velocity is constant, its acceleration is constant, its motion is linear, its motion is scalar. तो उसने बोला है कि जो फोर्स है वो हमेशा a particle is acted upon by a force और जो velocity है वो हमेशा perpendicular है फोर्स के। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है और जो वेलोसिटी है वो हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है। आप किसी भी पॉइंट पर अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर होगी, यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी ये होगी। और याद रखिएगा हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी इट्स मोशन इज़ सर्कुलर। इसी तरह एक और एमसीक्यू देखते हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है एन एंगुलर रिंग विद इनर एंड आउटर रेडियस R1 एंड R2 इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग।
यहाँ पे रोलिंग विद आउट स्लिपिंग का क्या मतलब है, ये बात मैं आपको समझाता हूँ। मतलब वो रोल तो कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं हो रहा, मतलब उसकी सिर्फ एंगुलर स्पीड है। एंड इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्सपीरियंस बाय द टू पार्टिकल्स सिचुएटेड ऑन द इनर एंड आउटर पार्ट। तो स्टूडेंट जब उसने बोला है कि इट इज़ रोलिंग, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्केयर, ओके। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो r के डायरेक्ट है, तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस की रेशो रेडियस के रेशो के डायरेक्ट होगी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आप देख भी रहे हैं Fc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बीटा होगी। एक और MCQ की तरफ चलते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड की और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के दोनों के केसेस समझाए। तो अगर बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो इनमें से हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज़। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास एक में टेंजेंशियल है, मतलब दो कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं। एक कॉलम जो है वो बेसिकली है हमारे पास टेंजेंशियल का, और जो दूसरा है वो सेंट्रीपिटल का है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो कांस्टेंट स्पीड होगी तो v कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन जो कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर v कांस्टेंट होगा, स्पीड कांस्टेंट होगी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। लेकिन v के कांस्टेंट होने से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ v आ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो ज़ीरो होगी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी, लेकिन सेंट्रीपिटल ज़ीरो नहीं होगी। इसी तरह स्टूडेंट एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। A string can withstand a tension of 25 Newton. What is the greater speed at which the body of mass 1 kilogram can be whirled in a horizontal circle using 1 meter length of a string? यहाँ पर जो स्ट्रिंग की लेंथ है बेसिकली वो रेडियस है, क्योंकि ये वाला जो लेंथ है स्ट्रिंग की वही रेडियस का काम कर रही है। आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट अगर आपको याद हो हॉरिजॉन्टल सर्कल में फॉर्मूला टेंशन इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r, क्योंकि हर पॉइंट पे टेंशन सेम होती है। और स्टूडेंट अगर मैं यहाँ से स्पीड कैलकुलेट करना चाहूँ तो v इधर ही रहेगा, r इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा tr ओवर m, और स्क्वायर ख़त्म करने के लिए यहाँ पर अंडर रूट। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दें। टेंशन की वैल्यू 25 का यहाँ पे पहले वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, यहाँ पे 25 आ जाएगा। r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डेट इज़ 1, और m की वैल्यू भी 1 है। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। राइट ऑप्शन इज चार्ली, ओके। इसी तरह एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ़ द टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस आर अलोंग टेंजेंट एंड अलोंग सेंटर। टेंजेंशियल जो है वो हमेशा अलोंग टेंजेंट होती है और सेंट्रीपिटल अलोंग सेंटर होती है, तो उनकी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगी। देखें स्टूडेंट, अगर इसी सर्कल को देखें तो टेंजेंशियल अलोंग टेंजेंट होगी और सेंट्रीपिटल अलोंग सेंटर होगी। अगर आप देखें तो ये AT और AC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इसका मतलब है कि नेट एक्सेलरेशन फिर कैसे निकालेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनकी नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाली जाती है, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करके और इनका स्क्वायर रूट लेके। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगी वो डेल्टा होगी, सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट इसी तरह अगर आप नेक्स्ट MCQ को देखें तो ये वही सेम फार्मूला है जो मैंने फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में सेंट्रीपिटल फोर्स का लेक्चर के अंदर लिखा था, चार्ली ऑप्शन। अगर आपको याद हो जब मैंने mr ओमेगा, इस ओमेगा की जगह जब मैंने थीटा ओवर टी लिखा था, यहाँ पर आया था mr फॉर कंप्लीट रोटेशन, थीटा इज़ 2 पाई एंड टाइम इज़ टाइम पीरियड, ओमेगा की वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर जो 1 ओवर टी स्क्वायर है यहाँ पर आ जाएगा mr 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 1 ओवर टी स्क्वायर ऊपर जाके फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, बिकॉज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी चार्ली। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इस क्वेश्चन को भी देखें, आ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर एट 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पर ओमेगा गिवन है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं r ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखें तो रेडियस 25 सेंटीमीटर है, मींस 25 ओवर 100, और ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो 2 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन के इक्वल है, रेवोल्यूशन से रेडियन में चले गए, ठीक है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, और फिर हम इस सारे का स्क्वायर ले लेंगे और इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन आएगी डेट इज़
अल्फ़ा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा ऑप्शन आ जाएगी, डेट इज़ 4 पाई स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूँ, बॉडी इज रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर कीपिंग द पीरियड ऑफ रोटेशन कांस्टेंट बट रेडियस इज डबल्ड, द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम व्हाट? रेडियस, ये देखें उसने बोला है कि अगर हम आर को डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स डबल हो जाएगी, लेकिन आप बोलेंगे कि सर आर को डबल करने से सेंट्रीपिटल फोर्स हाफ भी तो हो सकती है। तो उसने यहाँ पर बोला है पीरियड ऑफ रोटेशन, मतलब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो एफ आर के डायरेक्ट होगा, और आर को डबल करने से सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आएगी चार्ली। एक और सिंपल क्वेश्चन है, बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड, इट हैज़, अगर उसकी स्पीड वेरिएबल है तो उसके पास दोनों होंगी टेंजेंशियल भी और रेडियल एक्सेलरेशन भी। एक लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। स्टोन ऑफ मैस 250 ग्राम इज टाइड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, इट इज व्हील्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 रेवोल्यूशन पर मिनट, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी रेलिवेंट क्वेश्चन है। हम लोगों ने इसमें भी टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करनी है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सर्कल है। तो स्टूडेंट आपको पता है हॉरिजॉन्टल सर्कल में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो mv²/r है, और जब इसको मैं एंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। जब मैं इस v की जगह, ये जो हमारे पास v है, जब मैं इसकी जगह पुट करूँगा r ओमेगा तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ओमेगा बेसिकली किसके इक्वल है? 2 पाई एफ के एम आर, बल्कि हम ओमेगा की वैल्यू डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर और वैल्यूज पुट करते हैं। एम की वैल्यू है 250 ग्राम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 250/1000। ओके, हमने ग्राम से किलोग्राम में चले गए। और सर्कल की लेंथ 1 मीटर है और जो एंगुलर स्पीड है वो 30 रेवोल्यूशंस पर मिनट, मतलब ओमेगा की जगह आ जाएगा 30 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन और मिनट 60, और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी डेट इज़ अल्फ़ा पाई स्क्वायर बाय 4 न्यूटन।